Bismillahirrahmanirrahim. It is a great pleasure for us to share this new online account processes, procedures. और मैं समझता हूँ कि this will go a long way in increasing the number of the investors as well as addressing all the issues of the broker community as well as the investors, to make the onboarding as easy as possible and to bring our market investors and onboarding in line with the international markets. So मैं इसमें I think I am very happy, and I would like to thank all the participants, because for this we all work together. PSX, Farooq especially and his team, CDC, Badi and his team, SCCP, Shozaib Saab and his team, and obviously NCCPL team has worked together to achieve this milestone. And I would also request Farooq Saab to say a few words on this, and then I will start with the in detail presentation, and I will also ask for some help from Asif and any other from CDC and PSX if required. Thank you. थैंक यू लुकमान, शुक्रिया बहुत बहुत। और माशाल्लाह ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट 150 पीपल हैव जॉइंड। तो आई थिंक दैट जस्ट शोज़ कि ये कितना इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है। और जिस तरह लुकमान कह रहे थे कि माशाल्लाह पाकिस्तान की मार्केट, कराची की मार्केट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एशिया। मगर हमने शायद इतनी प्रोग्रेस नहीं की अभी तक जितनी हमें करनी चाहिए थी। मगर अभी भी जो एफर्ट कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर, एससीसीपी हमें सपोर्ट कर रही है, एनसीसीपीएल के साथ, सीडीसी के साथ काफ़ी इनिशिएटिव्स के ऊपर काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बिकॉज कैपिटल मार्केट्स, हमारी स्टॉक मार्केट तभी ग्रो करेगी जब एक पूरा इकोसिस्टम साथ डेवलप करेगा। तो कोई एक सेगमेंट जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक सब बाकी सब सेगमेंट्स भी प्रोग्रेस नहीं करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह लुकमान ने कहा, कि सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में पुल करें और एक ही डायरेक्शन में ग्रो करें। तो इंशाल्लाह जो टाइम हमने लूज़ किया है, जो हम एशियन मार्केट से और अपनी रीजनल मार्केट से पीछे रह गए, वो हम लोग इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कैच अप वेरी सून। और ये जो ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग का है, ऑनलाइन क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का और अकाउंट ओपनिंग का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, जो कि कोविड से पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट था और कोविड के बाद तो बहुत ही ये क्रिटिकल हो गया। तो इसके अंदर जो एनसीसीपीएल ने ख़ास तौर पे जो एफर्ट को लीड किया है, उसको वी डीपली अप्रिशिएट दैट। और पीएसएक्स में जवाद और उसकी टीम ने भी जो काम किया है, और सीडीसी में एंड रियली जो एससीसीपी ने इसके अंदर जो हमसे डिस्कशंस की और इसमें सपोर्ट किया, और बल्कि कुछ एरियाज़ में जो हम सजेस्ट कर रहे थे, दे टुक इट ऑन बोर्ड एंड इवन वेंट फर्दर अहेड देन दैट। आई थिंक बोर्ड्स रियली वेल फॉर द फ्यूचर, एंड आई होप इंशाल्लाह ये और दूसरे स्टेप्स जो हम लोग ले रहे हैं अभी फ्यूचर्स की मार्केट को भी जो एक्सपैंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, उससे मार्केट की डेप्थ, मार्केट के वॉल्यूम्स, मार्केट की एक्टिविटी इन्वेस्टर्स के लिए भी और कैपिटल रेजर्स, लिस्टिंग कंपनीज के लिए भी, दोनों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइब्रेंट मार्केट बनती जाएगी। इसके साथ साथ अगले साल जो हमारा नया ट्रेडिंग और सर्वेलेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर भी जो काम हो रहा है, और उससे भी जो नए प्रोडक्ट्स आ सकेंगे, ख़ासतौर पे ऑप्शंस जो और इंडेक्स फ्यूचर्स की ट्रेडिंग, तो वी विल डेफिनेटली इंशाल्लाह बी इन द 21st सेंचुरी एज अ कैपिटल मार्केट। तो आई स्टॉप देयर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें वी विल स्टे इन टच विद एवरीवन एंड कीप अपडेटिंग यू, बट थैंक यू सो मच लुकमान। Thank you, Farooq. Thank you. If anyone would like to say something from CDC, I don't know CDC से किसने ज्वाइन किया है? आसिफ, CDC से कोई नहीं है?
सर सीडीसी से सम्मत और बासित ने ज्वाइन करना था, तो हम प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं, लेटर एट में उनका हम इंशाल्लाह वो ब्रीफ कर देंगे। चलें हम शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आसिफ। जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन है वो इन टॉपिक्स को कवर करेगी। सबसे पहले बैकग्राउंड, जो कि हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद व्हाट हैज बीन चेंज, दैट इज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अकाउंट opening process to this new account opening process. The third is what is new in online account opening for investors, and the other updates, and after that the question answer. Next, Asif. Background. So, Capital Market Advisory Committee was formed by SCCP among various objectives. The task was to review the existing investors onboarding and the KYC process. जो कोविड का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जो हमने वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रमोट किया या यूज किया, उसकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि जिसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी लर्निंग हुई। और उसके अलावा जब हमने कुछ स्पेशल परमिशंस दी कोविड की वजह से, तो हमने ये रियलाइज किया कि जब हम कोविड के दिनों में ये चीज कर सकते हैं, तो क्यों ना इसे हम नॉर्मल डेज के लिए भी पार्ट ऑफ रेगुलेशंस बना दें। तो उसमें से जो ऐसी चीजें थी जो कि हम समझते थे कि एफिशिएंसी को ऐड करेंगी और इन्वेस्टर्स के लिए वो इम्प्रूव कर देंगी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो हमने वो सारी चीजें अडॉप्ट की और उसको हम आगे आपको ब्रीफ भी करेंगे कि व्हाट वी हैव अडॉप्टेड। और जैसे मैं बता रहा था कि जो कैपिटल मार्केट एडवाइजरी कमेटी थी, उसने फिर एक सब कमेटी फॉर्म की थी जिसमें हम लोग भी थे, एनसीसीपीएल भी उसमें था, एंड देन वी हैव deliberated this issue with CDC, NCC, PSX एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और उसके बाद उस सब कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो मेन कमेटी के पास आई, और फिर वो मेन कमेटी की रिकमेंडेशन एससीसीपी के पास आई, और एनसीसीपीएल ने वो कंसल्टेशन के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद कुछ रेगुलेटरी अमेंडमेंट सजेस्ट की, जिसको एससीसीपी ने दिसंबर 3, 2020 को अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्लीज आसिफ। Next, please. So there are certain basic demands of the market participants, और हमने वो सारी डिमांड्स को सामने रखते हुए ही कोशिश की है कि उन सारी चीजों को एड्रेस कर दिया जाए। सबसे पहली डिमांड थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफी बॉटलनेक्स आ रही थी। हमने उसके बहुत सारे अल्टरनेट सोचे, लेकिन सबसे बेहतर ये था कि हम उसका कोई ऑल टुगेदर मैकेनिज्म ही किसी तरह से अवॉइड कर सकें, और वो हमने उसके बारे में काफी डिटेल तरीके से फिर उसको अल्टरनेट मिटिगेटिंग कंट्रोल्स पे काम किया। और फिर इस रेगुलेशंस में जो एससीसीपी ने दिसंबर 3 को अप्रूव की, उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जो मैंडेटरी रखा गया था वो फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए अब वो मैंडेटरी नहीं है। हमने उस चीज को कैसे कवर किया? हमने कुछ मिटिगेटिंग कंट्रोल्स डाले हैं, जिसमें वेरिफिकेशन फ्रॉम नादरा है, वेरेसेस है, मोबाइल नंबर्स हैं और आईबैन की वेरिफिकेशन है। और इन सारी वेरिफिकेशंस के बाद उसका एक ओटीपी जनरेट होगा, और वो ओटीपी उसके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, और उस ओटीपी के थ्रू वो वेबसाइट में, जो कि ब्रोकर की वेबसाइट होगी, उसके थ्रू वो ये फॉर्म को फिल करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकेगा। जो बेहतर चीज इसमें हो गई है वो ये कि हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो भी अचीव कर लिया, और जो हम कंट्रोल चाहते थे वो भी हमने मिटिगेटिंग फैक्टर्स के साथ उन कंट्रोल को भी अचीव भी किया और इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, और जिसको हम डिटेल में आगे स्लाइड्स में आपसे शेयर करेंगे। दूसरा जो था, इस स्टेज पे हम ईमेल एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर सकते थे, और केवाईसी फॉर्म जो थे वो एक से बहुत ज्यादा थे। तो हमने इसमें ये चेंज किया है कि
जो कुछ ऐसे यूजर्स थे जिनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि एवरी यूजर शुड हैव अ सेपरेट ईमेल एड्रेस, कॉर्पोरेट के लिए ये रिक्वायरमेंट थी। अब इशू ये आ रहा था कि जो म्यूचुअल फंड होते थे उनकी एएमसी में कुछ लोग होते थे और चंद सूरतों में तो वो एक ही होता था, एक ईमेल एड्रेस होता था और उनके म्यूचुअल फंड्स काफी सारे होते थे। तो ये इशू को भी हमने इसमें एड्रेस कर लिया है कि इन केस ऑफ अ सीआईएस और एएमसी वो एक ईमेल एड्रेस को अपने डिफरेंट क्लाइंटेल्स के लिए यूज कर सकेगा और ये इसमें जो है लोकल और फॉरेन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी अलाउ होगा इंक्लूडिंग दी आईबीडीज। तीसरी चीज ये थी कि मोबाइल नंबर के हवाले से कुछ एप्रीहेंशन थे, तो कुछ इश्यूज तो हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए थे कि क्लोज रिलेटिव ऑफ द फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर अब यूज हो सकता है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते थे कि एट टाइम्स एम्प्लॉयर के नाम पे मोबाइल फोन होता था और उसकी वेरिफिकेशन में काफी हर्डल्स आते थे। तो इसको भी हमने पार्ट ऑफ रेगुलेशन बना दिया है और अब जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर के सर्टिफिकेट के साथ एम्प्लॉयर के नाम से अगर सिम इशू हुई भी होगी तो वो भी वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि कोविड से हमने लर्न किया कि आज जो प्रोसेस था उसमें सिर्फ फिजिकल कॉपी ऑफ साइन केवाईसी फॉर्म अथराइजेशन लेटर और ये सारी चीजों को जो है वो फिजिकल फॉर्म में सबमिट करना होता था एनसीसीपीएल को। हमने ये चीज को चेंज कर दिया है और अब वो स्कैन करके कॉपी अपने साइन केवाईसी फॉर्म अथराइजेशन लेटर डॉक्यूमेंट सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकेंगे एनसीसीपीएल को। इसी तरह नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी एंटिटीज के लिए जो अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट थी कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान से, ये भी एक कंसर्न था मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि ये बहुत कम्बरसम है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट वेरीफाइड बाय द कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान और आप इसमें नोटरी पब्लिक का ऑप्शन भी दें ताकि जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो भी अलाउ होना चाहिए। तो हमने इन रेगुलेशंस में ये भी सजेस्ट किया था, कमेटी ने भी किया था, फिर एनसीसीपीएल बोर्ड ने भी उसको आगे अप्रूव किया था और एससीसीपी ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। सो अब जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो नोटरी पब्लिक की वेरिफिकेशन को भी हम एक्सेप्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा कंफर्मेशन फ्रॉम रेजिडेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस इज आज रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन अब हम चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे होंगे तो जब यूकेन इशू हो रहा होगा तो एक एसएमएस जनरेट होगा और वो एसएमएस हम उसके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे उसको एसएमएस सेंड कर रहे होंगे जिसको इन्वेस्टर एक्नॉलेज कर रहा होगा। तो इस तरह से उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी कि ये जो अकाउंट है ये उसके बिहाफ पे ही ब्रोकर ने ओपन किया है और इस तरह से उसके केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एक और चीज है कि आज जो है फॉर्म जो थे वो बहुत लेंदी फॉर्म थे जिसमें इन्वेस्टर को 16 से 20 जगहों पे साइन करना पड़ता था और अगेन वो एक कम्बरसम एक्सरसाइज थी। तो सीडीसी एनसीसीपीएल और पीएसएक्स ने मिलके उस फॉर्म को कंबाइन किया है और अब वो फॉर्म जो है वो सिर्फ सीआरएफ और केवाईसी का फॉर्म हो गया है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंबाइन कर दी गई है और सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्टर को साइन करना होगा और वो साइन करके वो टर्म एंड कंडीशन को ऑनलाइन सबमिट कर सकेगा टू द ब्रोकर एंड ब्रोकर विल ऑनवर्ड सबमिट इट आफ्टर वेरिफिकेशन टू द एनसीसीपीएल। जी नेक्स्ट आसिफ। अच्छा, हाउ इट वर्क। सो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग काम कैसे करेगा ये मैं थोड़ा सा इसका स्टेप बाय स्टेप हमने इसको आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। ऑल्दो हमारी टीम इसके बाद भी अवेलेबल होगी, अगर कोई भी इससे रिलेटेड डिटेल क्वेश्चंस हैं तो टीम्स आर अवेलेबल, पीएसएक्स और एनसीसीपीएल एनसीडीसी, वो आपको डिटेल में भी बता देंगे, लेकिन ब्रीफली मैं थोड़ा सा रन थ्रू कर देता हूँ कि प्रोसेस होगा किस तरह से। अच्छा, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इज अलाउड फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स. NCCPL will provide a API-based connectivity to the security brokers who are willing to offer online account facility. Account opening form, which is the CRF and KYC will be made available by securities broker through their website.
All supporting documents, including the specimen signature card, will be shared by the investors electronically through the website of the securities broker, and they will submit it to the NCCPL. The existing investors of the securities broker registered before June 2019, जिसके लिए काफी एक प्रॉब्लम आ रहा था कि उनकी बायोमेट्रिक कैसे कराई जाए, तो हमने इन रेगुलेशंस में ये भी परमिशन दे दी है कि वो जो पुराने लोग हैं, पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस प्रोसेस के थ्रू अपने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी को यूज करते हुए जो भी उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं. आसिफ, just to get the feedback from you, आप यहाँ तक सब सही है, कोई चीज मैंने मिस तो नहीं की? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है बॉस. इसमें Okay. एक चीज मैं और भी ऐड कर दूं. रिसेंटली जो ड्यूरिंग कोविड मार्च और सितंबर के दौरान जो अकाउंट खुले थे विदाउट बायोमेट्रिक, उसको भी इस नए प्रोसेस के अंदर रिलैक्स कर दिया गया है. अब ब्रोकर्स हैव एन ऑप्शन कि उन तमाम अकाउंट्स की जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी उनके लिए फरवरी 28 तक का टाइम बढ़ा दिया गया है, और वो भी नए रेगुलेशन के तहत वो कंसिडर हो जाएंगे. जी बॉस. थैंक यू आसिफ, थैंक यू. अच्छा, अब ये काम कैसे कर रहा होगा? दिस विल वर्क इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. और जैसे मैंने कहा, हमारी टीम जाहिर है उसकी हैंड्स ऑन आप लोगों को डेमो भी दे देंगे, ट्रेनिंग भी दे देंगे, बट इट इज वेरी सिंपल. The investor is not required to have any contact with the NCCPL. The investor will access the website of the concerned security broker, or through that broker he will be opening the trading account with that broker. The investor will select the option of to open online account, and he is required to fill the basic information which is mentioned here, like name, ID card number, IBAN, email, mobile number and things like that. और उसके बाद security broker जो है, after verification will forward these information again online electronically to NCCPL. NCCPL after verification will generate an OTP and send on the mobile number of the resident investor and on the email address of the non-resident investor. तो इसमें जाहिर है OTP जनरेट करने से पहले हमारी कुछ वेरिफिकेशन होगी, जो मैंने आपको इनिशियली ब्रीफ की कि वी विल वेरीफाई द जो हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है, प्राइमरीली वो 3 चीजों पे बेस कर रहा होगा. नादरा से वेरिफिकेशन पे, मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन पे, और तीसरा जो है वो आईबैन के थ्रू उसकी बैंक से वेरिफिकेशन से. तो अदर देन दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हम 3 एक्सटर्नल पार्टीज से भी वो सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे होंगे, और उसके बाद वो ओटीपी जनरेट होगा जो उसके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे, और इन केस ऑफ अ रेजिडेंट इन्वेस्टर और इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट उसको ईमेल कर दिया जाएगा. जो इन्वेस्टर होगा वो उसी को रिप्लाई करेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट के बाद उस अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा, again through the broker's website. Now, security brokers are required to obtain the consent and acknowledgement on the prescribed term and condition from the investor, and again the same will also be sent to NCCPL electronically. So there is no physical interaction between the investor and the broker and NCCPL. जी, इसके बाद सिक्योरिटी ब्रोकर्स टू परफॉर्म इट ड्यू डिलिजेंस एंड आफ्टरवर्ड शेयर द इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय इन्वेस्टर्स. ये मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया. और NCCPL will also make all the information available to all the market participants, including the NCSS, KIS, and CDC, for creation of client code, registration of KYC, and opening of the sub account. So there will be no duplication of work. Once the information is submitted by the broker or the client to the broker and broker to NCCPL, there is no requirement of further giving the information to PSX or NCCPL or CDC. The securities broker will transfer all these information electronically through the submit scan copies of the system generated KYC form to NCCPL.
I think this is all from my side. Asif, if I have missed anything, please आप उसमें ऐड कर दें, और उसके बाद जवाद मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, एंड इफ देयर इज एनीवन फ्रॉम सीडीसी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कोई चीज ऐड करना चाहे तो वो भी कर दे, और उसके बाद फिर द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. थैंक यू वेरी मच. नहीं, थैंक यू वेरी मच बॉस, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीज़ों को कवर कर दिया है. मैं जवाब से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वो सहूलत अकाउंट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दें, जो इस ऑनलाइन के थ्रू जो एक मेजर एडवांटेज है सहूलत अकाउंट का. तो जवाब आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी सहूलत तो ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू दी गई है. मजीद इसमें हमारा जो एग्जिस्टिंग एक वेरिएंट है अकाउंट ओपनिंग का, दैट इज सहूलत अकाउंट. इसमें मजीद आसानी ये है कि 2 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है. वन इज द प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्राइमरीली द प्रूफ ऑफ इनकम, which is another exemption इसके लिए सहूलत अकाउंट के लिए. ये लो रिस्क अकाउंट है, इसका KYC सिंप्लीफाइड है, और इसका टारगेट ये है कि ये ऑफर किया जा सकता है हमारे जो न्यू एंट्रेंट्स टू द मार्केट टू ऑपरेट a low risk account. Yes, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, but that is another further सहूलत made to this already very simplified process. Thank you very much, Asif and Luqman sir. सीडीसी से प्लीज, अगर कोई सीडीसी से भी है, आई थिंक बासित या अब्दुल समद साहब, तो काइंडली आप अपना थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना चाहें प्लीज. Anyone from CDC? हाँ, हम इस दौरान क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेते हैं. तो पार्टिसिपेंट जो अपने भी अपनी क्यूरीज और क्वेश्चंस हैं तो वो भी सीडीसी ने, बट पता नहीं कोई बोल नहीं रहा. जी सर, हम अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं. तो तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं तो वो रेज हैंड कर लें, ताकि फिर हम उनको अकॉर्डिंगली. आसिफ, ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पास, 5 क्वेश्चंस. जी, पहले हम कोशिश करते हैं कि जो अपने वीडियो के थ्रू जो हम क्वेश्चन लेते हैं आप. जी आसिफ, पहला क्वेश्चन है, नोटराइज आफ्टर ट्रू ट्रांसलेशन. जी, मेनली इसमें ये है कि जो फॉरेन कंट्री में अगर कोई फॉरेन एंटिटी का, जैसा हमने एक्सप्लेन किया, तो वो ट्रांसलेशन के साथ नोटराइज होगा, वो नेक्स्ट लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा इन इंग्लिश. ठीक है, सही है. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है आसिफ, वो इज द क्लाइंट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वेल्थ रिटर्न फॉर KYC? एटलीस्ट वेल्थ रिटर्न के नेशनल क्लियरिंग के एंड पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ब्रोकर ने अपनी AML और उसके के रेफरेंस से वो मेंटेन कर सकता है. KYC रिजीम के लिए नेशनल क्लियरिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. यूकेन का जो एक्सिस्टिंग प्रोसेस है, जी सर, मैं थर्ड क्वेश्चन का कहता हूँ. यूकेन के प्रोसेस में देयर इज नो चेंज. वंस आपका जब OTP वेरीफाई हो जाएगा तो कस्टमर है टाइम विद इन 48 आवर्स वो अपने जैसे ही OTP प्रोवाइड करेगा उसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी. और उसके बाद जो KYC का प्रोसेस है, 1 डे में KYC का फॉर्म है, 5 डेज में कस्टमर ने अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. और उसके बाद जो यूकेन का प्रोसेस शैल रिमेन सेम, टाइम फ्रेम है वो सेम है. इसमें कोई ऑलरेडी जो है वो एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसमें कोई कस्टमर के एंड पे इशू नहीं. Asif, if I may interrupt, CDC से I think उनको आपको कुछ राइट असाइन करना होंगे. वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे हैं. हम क्वेश्चन पर जिसको हम देख रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, आलिया डोसा, डायरेक्टर रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट फ्रॉम टॉरस. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू?
जी आसिफ साहब, couple of questions we've been encountering बहुत ज़्यादा, and it's becoming quite difficult, especially for ultra highs and high net worths to open accounts. So first page तक तो they are unwilling, but still हम बड़ी मुश्किल से हम ले आते हैं of the income tax return. Can we please have complete clarification what is actually required to submit for compliance? Thank you. Wealth return तो आपने कह दिया कि is not required. I said at NCCPL KYC requirement. दो चीजें हैं यहाँ पे. जी आलिया, I may respond कर रहा हूँ. As at NCCPL, there is no need to submit wealth statement to NCCPL. Just there is a simplified KYC form जिसमें सिर्फ basic information है और सिर्फ इनकम आपको एक्सप्लेन मेंशन करनी है. There is no need to provide any supporting evidence of income या wealth statement. There is no need at NCCPL. Okay, sir. So what we need to do from the sales point of view is to satisfy our compliance, the client's source of income. Is that correct? We have to satisfy them. NCCPL को हमें कोई वो जो proof of income or anything नहीं बताना है. जी exactly ऐसा. ये initially last September में तमाम रिकॉर्ड को रिलैक्स कर दिया गया था. जी क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में से सारे source of income तो आ रहे हैं. You can see everything where, and especially if the client has significant numbers of business, if he is say an owner of a hospital, तो वो सारी चीजें publicly available हैं. You can find out on the internet. So उस हद तक हम due diligence कर लें. Sales can do that and provide those documents to compliance. Asif, could I reply? Yes, boss. अच्छा आलिया, देखिए आज जो हमारी प्रेजेंटेशन है ना, वो है बेसिकली व्हाट इज द प्रोसीजरल चेंजेस विद रेफरेंस टू द फिजिकल केवाईसी ऑनबोर्डिंग एंड ऑनलाइन केवाईसी एंड ऑनबोर्डिंग. जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं वो तो देखें उसमें देयर इज नो चेंज. आई थिंक वो हम टॉपिक से बिल्कुल हट जाएंगे, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अगर ऑफलाइन हमारी टीम के साथ इसको डिलिब्रेट कर लें. इसमें डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है, बट इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द AML एंड CFT रेगुलेशन ब्रोकर की है, जो कि KYC रेगुलेशन का पार्ट नहीं है. वो आपकी अलहदा से रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वो आप इनसे डिस्कस कर लीजिएगा, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस KYC regime. जी आसिफ, अब आप आंसर करेंगे क्योंकि 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं. एक ब्रोकर एसोसिएशन ने रेज हैंड किया, तो पहले उनका क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज. जी बिल्कुल, सबका ही ले लें, जल्दी जल्दी बताते चले जाएं. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. आसिफ गुलाम मुश्तबा बोल रहा हूँ साकरवाले से. ये जो है हमारे एक, अगर आप लोगों ने जो तरतीब बनाई है, इसको अगर आप अगर इसको फ्लो चार्ट की सूरत में अगर ले आए और विद टाइमलाइंस, ठीक है ना, तो इससे जो है काफी जो है वो सहूलत हो जाएगी पार्टिसिपेंट्स के लिए. इसमें कुछ जो है जो मैटर जो है ना, उसमें कुछ एम्बिग्विटीज जो है नजर आ रही हैं. अगर क्लियरली इसको मेंशन करके और फ्लो चार्ट की सूरत में अगर आ जाए ना कि विच प्रोसेस विल कम फर्स्ट एंड विच कम्स लेटर, तो और उसमें कितना टाइम का जो है वो लैग भी होगा, वो भी मेंशन हो जाए आवर्स के हिसाब से या दिन के हिसाब से, दिनों के हिसाब से. तो मुनासिब नहीं होगा इसमें? जी इसको साकिब साहब कर लेंगे. आज के सेशन का मकसद सिर्फ इंट्रोडक्टरी ये था कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसका एक ब्रीफ सा सेशन, उसकी डिटेल में ऑब्वियसली अब इसके लाइफ का हम जो प्लान कर रहे हैं टेंटेटिवली मिड ऑफ जनवरी तक का, तो इससे पहले बहुत सारे सेशन हम करेंगे तमाम स्टेक होल्डर से, और एनसीपी टीम इज ऑलवेज अवेलेबल. डिटेल सेशन अगले भी किए जाएंगे और सर्कुलर थ्रू नोटिफाई भी हम सारी चीजें कर देंगे. नहीं ठीक है, पॉइंट वेल टेकन सकरवाला साहब. आपने जो चीज सजेस्ट की है वो हम बिल्कुल फ्लो चार्ट में सर्कुलर में बना के सर्कुलेट कर देंगे. बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हमने अर्जेंटली जिसके लिए प्रेजेंटेशन की है, और वो ये कि जो ब्रोकर अपना ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस को पे काम करना चाहते हैं, दे नीड टू डेवलप देयर वेबसाइट, और उनको हमारी IT टीम के साथ और अपने वेंडर्स के साथ वो सारी चीजों को डेवलप करना होगा. प्रोसेसेस तो डेफिनेटली हम और मजीद डिटेल में भी बताएंगे,
मगर ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो फर्स्ट स्टेप है, जो कि आप लोगों को काम करना होगा उन ब्रोकर्स को जो कि ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस को ऑफर करना चाहते हैं। लुकमान, आपकी आईटी टीम में कौन कौन लोग होंगे, उनके नाम और नंबर? बात कर लें, आसिफ इज अवेलेबल, आसिफ इज द मेन कॉन्टैक्ट पर्सन। ओके ओके, थैंक यू। लुकमान, दिस इज़ फ़ारूक हियर। अगर थोड़ा सा मैं इस पे ऐड करूं और अगर आप या आसिफ क्लैरिफाई कर दें कि जो रेगुलेशंस हैं उनमें ऑनलाइन जो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑनलाइन का कि भाई आप वेबसाइट पे या ऐप पे जाके अकाउंट खोलते हैं वो तो है ही, मगर जो ये बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन का है, अगर कोई इन पर्सन आकर ब्रोकर के ऑफिस में एक इंडिविजुअल या अकाउंट खोलना चाहता है तो वहाँ पर भी आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं ये कि बायोमेट्रिक की ज़रूरत ना होए। जी बिल्कुल, आपने ये क्लियर है सबको या नहीं, ये जरा सा क्लियर कर दें। बायोमेट्रिक को तो हमने सारे प्रोसेसेस से एलिमिनेट कर दिया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या नॉर्मल प्रोसेस। एज ऑफ तो ये अगर सबको आई होप क्लियर हो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। जी मैं फर्दर भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, जिस तरह फारूक साहब ने राइटली हाईलाइट किया। अब बायोमेट्रिक की कोई मैंडेटरी नहीं है, इस चॉइस ऑफ द कस्टमर या ब्रोकर। कोई ब्रोकर अपने तमाम कस्टमर का जो लोकल पाकिस्तानी ये चाहता है कि बगैर बायोमेट्रिक दे शुड यूज ओटीपी ऑप्शन। उस सूरत में जिस तरह प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया गया कि 3 बेसिक वेरिफिकेशन जब हो जाएंगी उसके बेसिस पे ओटीपी के थ्रू वो सारा प्रोसेस फैसिलिटेट किया गया। और वो कस्टमर जो कि बायोमेट्रिक के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहते हैं थ्रू ब्रोकर, तो उनके लिए फिर ओटीपी वाला प्रोसेस की जो एडिशन की गई उसकी जरूरत नहीं होगी। वो बायोमेट्रिक जिस तरह आज का करंट प्रोसेस है वो विल रिमेन सेम। मगर अगर किसी की वेबसाइट इमीडिएटली अभी नहीं भी होए और वो डेवलपमेंट में भी होए तो इन द मीन टाइम वो फिर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, जो 15 जनवरी से हम प्लान कर रहे हैं तो उस दौरान जो ब्रोकर्स भी ऑनलाइन की फैसिलिटी जिनकी रेडीनेस हैं वो तो डे 1 से इस नए रिजिम के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। और वो तमाम ब्रोकर्स और कस्टमर जिनका ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है वो कन्वेंशनल प्रोसेस के थ्रू बगैर बायोमेट्रिक के तमाम अकाउंट खुल जाएगा और जिसमें ओटीपी वाला प्रोसेस इंटैक्ट रहेगा। जी बशारत साहब, आप प्लीज अपना कोई क्वेश्चन कर लें प्लीज। आसिफ साहब, मैं बिशारत फ्रॉम ओरिएंटल सिक्योरिटी। आवाज आ रही सर? जी बशारत साहब प्लीज। अच्छा सर, हमें एनसीसीपीएल, सीडीसी और पीएसएक्स इन तीनों इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वसूल हुए हैं। एक तो सवाल ये है कि ये तीनों एक ही हैं या फर्क है इनमें? दूसरी चीज ये है सर कि एक अदारे ने 9 तारीख से पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो हैं उनको कैंसिल कर दिया है और ये जो नए वाले हैं इनको इफेक्टिव कर दिया है। एक ने 10 तारीख से पुराने कैंसिल करके तो नए इफेक्टिव कर दिए हैं। तो इस वक्त अगर आज या कल हमने कोई अकाउंट खोलना हो किसी कस्टमर का तो उसके लिए हम क्या करें? नंबर 3, आप लोग सिर्फ सीकेओ पे अपने आप को महदूद कर रहे हैं। हमें पूरा पैकेज चाहिए कि देखना चाहते हैं हम कि वो क्या असल चीज क्या है। ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन जो भरनी है हमने, एक तो बताएं हमें कि उसका आर्किटेक्ट कौन है, कौन सा अदारा है, और वो क्यों नहीं सामने आ रहे वो लोग। पुराने फार्मों को कैंसिल करने से पहले ज्यादा मुनासिब होता कि हमें पहले इंट्रोड्यूस किया जाता कि नए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की शक्ल क्या है और ये किस तरह काम करेगा। उनको वो दिए बगैर आपने पुराना सिस्टम कैंसिल कर दिया सारा। तो ये प्लीज जरा वजाहत कर दें। ये आपका बशारत साहब जो लास्ट क्वेश्चन है
कि अभी ऑब्वियसली ऑनलाइन वाला सिस्टम जो नेशनल क्लियरिंग का है उसमें तो फॉर्म में सच कोई चेंज नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने भी जिक्र किया कि इंशाल्लाह हम उसको जो नई रिजीम है उसको 15 से प्लान कर रहे हैं अंटिल 15 जनवरी। जिस तरह आज का प्रोसेस है बायोमेट्रिक शैल रिमेन इंटैक्ट और वैलिड। जो आपके पहले क्वेश्चन था कि कुछ 9 या 10 तारीख से वो फॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन की कोई नोटिस निकला है, तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली PSX और CDC के रिप्रेजेंटेटिव से थोड़ा सा इस सवाल को क्लियर कर दें। जी आसिफ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? हमारे जी हमारा तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दें प्लीज अपना। जी, मैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अच्छा, जैसे लुकमान साहब ने भी प्रेजेंटेशन में ऐड किया था कि जो उन्होंने बात की थी कि नंबर ऑफ पेजेस कम कर दिए हैं फॉर्म में से। आई थिंक बशारा साहब उसी को रेफर कर रहे हैं कि क्योंकि साइन बहुत ज्यादा करने पड़ते थे, तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन को इनेक्जर अटैच कर दिया है और अब हर पेज पे साइन की जरूरत नहीं है। तो वो जो नया फॉर्म की बात की जा रही है, आई थिंक विद दिस इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग फॉर्म के हवाले से हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी। एग्जिस्टिंग फॉर्म यूज कर सकते हैं जो जब तक आपके पास एग्जिस्टिंग स्टेशनरी मौजूद है। सिर्फ उसमें ये करना है कि जो अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन का जो नया फॉर्म का पेज है वो सिर्फ एक पेज साइन कराना होगा नया, और बाकी आप एग्जिस्टिंग स्टेशनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज बराए मेहरबानी सर आपकी आवाज नहीं आ रही बशारा साहब। मैं सर आप जो बात कर रहे हैं अभी इट्स ए गुड डेवलपमेंट। तो ये बराए मेहरबानी लिख के भिजवा दें हमें कि हम पुराने फॉर्म यूज कर सकते हैं जब तक स्टेशनरी मौजूद है। ये बशारा साहब ये भिजवा देते हैं, ठीक है, नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं। बिल्कुल सही है। जुबैर साहब हैं, इनका जरा क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज। जुबैर साहब। जी जुबैर साहब, आप कोई क्वेश्चन कर लें प्लीज। चलिए नेक्स्ट गनी साहब। अब्दुल गनी साहब हैं, काइंडली आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। मोहम्मद नईम साहब। आई थिंक बहुत सारे लोग रेजन करके आई बिलीव मौजूद नहीं है। डार्सन से क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज। डार्सन। अच्छा आसिफ, बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उनको भी आप क्विकली रिस्पॉन्ड करते चले जाओ अगर आप कर रहे हो तो। जी सर वो हो रहे हैं, साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टीम हमारी। अच्छा बस ठीक है। डार्सन से किस क्वेश्चन है तो? नहीं वो उन्होंने हैंड रेस किया ना, इसलिए तुमने बोला। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम। हमारे ये क्वेश्चन था कि अथॉरिटी लेटर या कोई भी अपडेशन लेटर हमें क्यों रिकॉर्ड होता है CNIC के अपडेशन के लिए? ये मतलब नहीं होना चाहिए ना, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर कोई अपडेशन आ रही है CNIC की, हम डायरेक्ट CNIC दे दें। इसमें आप नई रीजन के मुताबिक हमने बहुत सारी चीजें रिलैक्स की हैं। हमने रेगुलेशन भी वेब पे प्रेस किए हैं। स्टिल यू हैव एनी कोई सजेशन है तो वी आर ओपन, आप हमें लिख दीजिएगा, हम इसको हम देख लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी प्रोसीजर इसकी चीजें डेवलप हो रही हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम है। तो आपने आई बिलीव एक लेटर दिया भी है, तो उसको हम फर्दर देख लेंगे। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। जी जी। दूसरा ये था कि टर्म्स एंड कंडीशन से हम जो ऑनलाइन में जब टर्म्स एंड कंडीशन में क्लाइंट साइन करके देगा, वो साइन क्यों कर रहे हैं, हमें नीड क्यों है? वो होना चाहिए ना कि उस पर वो चेक लगा दें हम डिजिटली, वो उसको प्रिंट निकाले, साइन करे, फिर अपलोड करे। ये तो फिर टाइम कंज्यूमिंग है ना। ऑनलाइन के लिए साइन की जरूरत नहीं है। जिस तरह प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया है, जो ऑनलाइन इंटरफेस होगा, जो कस्टमर है उसने तो सिर्फ चेक करना, एक्सेप्ट करना का एक चेक होगा कि उसने टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लिया है और सबमिट कर दी टू द ब्रोकर्स।
सिस्टम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सेप्टेंस को मेक श्योर किया जाएगा। बाकी वो टर्म्स एंड कंडीशन ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पास उसको मेंटेन रखेगा ताकि वो एनी सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस के लिए उनके पास मौजूद होगा। ओके सर, थैंक यू। जी नौमान आदम, प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है? नौमान आदम, प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है? अफरोज मर्चेंट साहब, आप काइंडली, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? अफरोज मर्चेंट साहब, कैन यू हियर मी? म्यूट करूं मैं, ठीक है? कैन यू हियर मी नाउ? जी यस जी हेलो जी अफरोज साहब, जी अफरोज साहब प्लीज आप। अच्छा, मुझे ये पूछना है, आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव जो ऑनलाइन ये ओपनिंग अकाउंट है। आई होप इट इज आल्सो यूजर फ्रेंडली, यू नो कि यूजर के लिए भी आसानी हो, हम ब्रोकरेज हाउसेस के लिए भी आसानी हो। मुझे एक आध चीज जो ये इसमें पूछना है कि लाइक आप लोग ने वेबसाइट के थ्रू ये प्रोसेस रखा है, is it not like there must be, I'm sure, some logic or rationale behind it कि वेबसाइट के थ्रू आप ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग हो? why not give this opportunity to clients कि अगर वो एक कंपनी के ईमेल एड्रेस से भी ये प्रोसेस करना चाहे तो उसको इजाजत होनी चाहिए। जी अफरोज साहब, जी अफरोज साहब, आप हम इसको नोट कर लेते हैं कि इज अ बिग अचीवमेंट। ऑब्वियसली इनिशियली ये था कि ब्रोकर की वेबसाइट के थ्रू ताकि एक रिलेशनशिप और रेफरेंस मौजूद हो कि कौन सा कस्टमर किस ब्रोकर के रेफरेंस से आ रहा है, तो ताकि सो एज के एक ट्रेसेबल लिंक रहे ना। तो अदरवाइज इसको ऐप बेस्ड करेंगे तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन होगी कि कौन सा कस्टमर किस ब्रोकर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेवल पे भी पहुंचे हैं कि हम माशाल्लाह से हमने ऑनलाइन किया। तो इसको इंशाल्लाह नोट कर लेते हैं, फ्यूचर में इनको टाइम बाय टाइम जो भी इंप्रूवमेंट जो आप लोगों के फीडबैक से होगी तो उनको बिल्कुल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, I have another question. अगर ये there are some clients who are perhaps 60 plus अगर जो है और वो इतना कंप्यूटर के थ्रू वो ऑनलाइन का प्रोसेस जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये इवेंचुअली ये प्रोसेस क्या सारा ऑनलाइन हो जाएगा या जो मैनुअली जो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है वो ऑप्शन भी कंटिन्यू रहेगा? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? अफरोज साहब बिल्कुल, एट ऑल द टाइम मैनुअल दोनों ऑप्शंस होंगे अफरोज साहब, दोनों ऑप्शन। अच्छा, ओके, थैंक यू लुकमान साहब। एंड वन जैसे फारूक ने बताया कि दूसरे ऑप्शन में भी सारी चीजें आपकी आसान कर दी गई हैं। दूसरे ऑप्शन में भी बायोमेट्रिक का ऑल्टरनेटिव वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो वहां पे भी अलाउ होगा। अच्छा लुकमान साहब, एक जनरल सवाल है जो हमेशा मेरे जहन में आता है, और because when you open accounts in any banks or other places, at least I have not seen in my age of 61 years now कि कहीं बैंक में वो अकाउंट होल्डर से क्लाइंट से at the time of opening account वो पूछा जाए उसका इनकम लेवल। तो what is the logic of कि भाई FATF applies to all organizations, not only to us, it applies to banks, other organizations as well. तो ये जो कॉलम जो आपने 5-6 रेंज है उसमें क्लाइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आई हैव सीन एट टाइम्स क्लाइंट्स फिल तो कर देते हैं बट दे, मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर ये रिक्वायरमेंट बाकी जगह नहीं है, बैंक्स में कोई 5 करोड़ का अकाउंट खोले, 6 करोड़ का अकाउंट खोले, वहां उनके फॉर्म में रिक्वायरमेंट नहीं है सैलरी रेंज और इनकम लेवल्स, तो ये हमारे यहाँ पहले भी नहीं था, इट वॉज इंट्रोड्यूस अ कपल ऑफ इयर्स अगो ऑल्सो। तो ये क्या वजह है कि ये इसको किसी तरह उसको निकाल नहीं सकते हैं आप लोग? मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो तीनों एसआरएस के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स अगर वहां से कोई तो काइंडली उसको आंसर करते हैं प्लीज। एक सेकंड अफरोज साहब, वो डिटेल आंसर दे दें, मगर फॉर एग्जांपल मैं जब आया वापस और मुझे मैंने अकाउंट खुलवाए बैंक के साथ, तो आई हैड टू सबमिट माय सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह, सो दे कुड नो सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक्स वगैरह सब मांगते हैं
some idea of your source and level of income for their KYC. Okay. इस पे मैं बल्कि एक और चीज ऐड करूंगा, अफरोज भाई के माशाल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे बैंक से। मेरे तो बेटे का मैंने अकाउंट खुलवाया तो उसने मेरा सैलरी सर्टिफिकेट मांगा था, बिकॉज वो स्टूडेंट था। ओके। तो सर म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये केवाईसी के अंदर उनकी सोर्स ऑफ इनकम और रेंज भी चेक की जाती है और वो भी रेगुलेट कर रहा है एससीसीपी और उन्हीं की गाइडलाइन के थ्रू हो रहा है। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट्स तो जो मांगते हैं तो कि हमें एविडेंस मिले कि अकाउंट खोल ले, लेकिन वो सिर्फ आई होप अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए है तो विच इज फाइन बिकॉज वी आर सिमिलर इंडस्ट्री। तो लेकिन वो बैंक के एप्लीकेशन फॉर्म में ये कोई फील्ड मुझे नजर नहीं आता है इवन टुडे कि जिसमें इनकम लेवल पूछा जाए। डॉक्यूमेंट एविडेंस जरूर पूछेंगे कि आपके पास एविडेंस हो, कहाँ आप सैलरी सर्टिफिकेट या व्हाटएवर, उसको फिल करना। देखें, एक इनकम लेवल में फिल कर रहा हूँ, लेट्स से कोई क्लाइंट फिल कर रहा है बिटवीन 1 million and 1.5 million, नाउ नेक्स्ट ईयर हिज इनकम लेवल इंक्रीजेस बियॉन्ड 1.5 million, तो उस सूरत में जाहिर है उसकी प्रमोशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आज वो 10 लाख से 15 लाख साल का कमा रहा था, 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी 15 लाख से ऊपर हो जाती है, तो उसमें वो अपडेट तो होता ही नहीं है ना। तो वो आई रियली कि उसमें फिर क्या आपको करंट उसका इनकम लेवल तो पता ही नहीं चलेगा आपको। मतलब सैलरी सर्टिफिकेट मांगते हैं, बिजनेस एविडेंस मांगते हैं, विच इज फाइन, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी मच कन्विंस कि ये जो इनकम लेवल का रेंज है वो वो मांगा जाता है। तो ये जरा से देखें कि इफ यू कैन लुक इनटू इट, अगर कोई वाकई एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट है देन इट्स ओके, अदरवाइज कि इसको देखते हुए आप उसको यू माइट थिंक टॉकिंग टू आवर एपेक्स रेगुलेटर एससीसीपी कि इसको किसी तरह अगर पॉसिबल हो तो उसको हटाया जाए। इसमें एक क्वेश्चन हमें आया था कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जिस तरह हमने सेशन में डिस्कस किया अराउंड 150,000 पुराने, वो किस तरह इस नई रिजिम में शामिल होंगे। तो उनके लिए भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस है कि वो तमाम कस्टमर ओटीपी के थ्रू रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और उसके अलावा नेशनल क्लियरिंग सेपरेटली उस पर हम काम भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनके तमाम ब्रोकर्स के जो एक्टिवली लोग इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में लास्ट 1 year आउट ऑफ 150,000, उन सबका हम एक बल्क वेरिफिकेशन एक साथ एटलीस्ट आईबैन और सेल नंबर की वेरिफिकेशन को हम एक्सेस लोग पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, ताकि ब्रोकर्स को जो है उन सबके लिए 1 by 1 उनके कस्टमर्स के सारी डॉक्यूमेंट को और इन्फॉर्मेशन को कंपाइल ना करना पड़े। इंशाल्लाह उसको हम डिटेल प्लान शेयर कर लेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ। चलिए, थैंक यू। जी अल्फलाज से क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्फलाज सिक्योरिटीज से प्लीज। जी मेरा नाम दानिश है। हमारा सवाल ये है, आपको आवाज आ रही है? जी जी दानिश प्लीज। सवाल ये है कि जो सीआरएफ फॉर्म है जो अब एप्लीकेबल हुआ है न्यू जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ये जो अभी हमारे जो लास्ट ईयर से अब तक जो अकाउंट खुले हैं इन पे भी हमें टर्म्स एंड कंडीशन उनसे भी साइन करवानी है, एक ये बात है। और दूसरा ये जो हमारे शुरू से जो क्लाइंट्स हैं जो ओल्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिन्होंने हमें फिल करके दिया था, क्या सीआरएफ उनसे भी साइन करवाना है हमें दोबारा से? ये सिर्फ न्यू के लिए, आपको ओल्ड अकाउंट साइन दोबारा नहीं कराना। और ये जो बायोमेट्रिक है ये हमें ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो मौजूद है हमारे तकरीबन जो भी मोर देन है उनसे भी करवानी है। और इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर थी जो कि मेरे ख्याल से अब 31 मार्च हो गई है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब सारे क्लाइंट्स पे ये एप्लीकेबल है ना? केवाईसी के रेफरेंस से जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि उस पर इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि जो मार्केट की कंसल्टेशन के जो टाइमलाइन एक प्रैक्टिकली इसमें सारे अकाउंट ओपनिंग पॉसिबल हो तो इंशाल्लाह एनसीपी डेफिनेटली विल कंसीडर।
और इंशाल्लाह नई रिजिम के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजिम आसान हो गई है, तो आप लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी इस नई रिजिम में वेरिफिकेशन के थ्रू कर लें। अच्छा, ये अकाउंट तो अभी यानी जो क्लाइंट्स हैं वो सारे ट्रेड तो कर सकते हैं ना, मतलब वो ब्लॉक पे तो नहीं जाएंगे ना 31 दिसंबर के बाद? नहीं, उस पे अभी तो हम उसको इंशाल्लाह हमने नोट कर लिया है। ठीक है। ब्रोकर एसोसिएशन से एक और सवाल है, ले लेते हैं। आसिफ, आवाज आ रही है? जी जी प्लीज आप। आसिफ, एक बात तो यह है कि मेरा एक सवाल तो है सीडीसी से है कि 2009 में एक फॉर्म जो है नए आए थे, उस वक्त जो है कुछ लोगों ने जो है वो नहीं फिल कर सके थे, तो उनका जो है सीडीसी ने आफ्टर ऑडिट जो है उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। तो ऐसे क्लाइंट जो आते हैं वापस, तो उनके लिए कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल होगा? जो 2019 में आया था वो वाला, या अब जो है वो हम जो जिसपे अगर वो ऑनलाइन भी जाते हैं उससे काम हो जाएगा सीआरएफ के हवाले से? दूसरी बात ये है कि ये जो है देखें, अभी जो सीआरएफ के मुतालिक जो है ना पीएसएक्स की और सीडीसी की जो है वो राय सेम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ये अंडरटेकिंग और जो है डिक्लेरेशन की बात जो की है हमाद ने, वो मुझे लगता है कि शायद जो है वो पीएसएक्स जो है उस पे इख्तलाफ करेगा, तो उसको जरा देख लें, क्योंकि दोनों इदारे जो है इसमें सीआरएफ में जो है वो शामिल हैं। अच्छा, हम आज बोल रहे हैं सीडीसी से। जो पहला आपका क्वेश्चन था, तो उसका तो जवाब यही है कि जो जाहिर है जब वो आपके पास आया था तो उस पर जो करंट एप्लीकेबल फॉर्म है वो ही अप्लाई हो रहा होगा। तो यानी जो अगर वो अब आता है आपके पास, तो जो करंट सीआरएफ है, जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है, वही अप्लाई होता है, तो करंट वाला अप्लाई होगा। दूसरी बात जो आपने कही, स्टॉक से हम चेक कर लेते हैं, बट हम तो इसी तरह इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि पुरानी स्टेशनरी यूज करें, और सिर्फ जो अंडरटेकिंग का पेज में जो चेंज आया है, अंडरटेकिंग के अंदर थोड़ा चेंज आया है, तो इसलिए हमने ये कहा है कि उस नए जो चेंज आया है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए सिर्फ वो पेज आप साइन करवा लें और बाकी पुरानी स्टेशनरी यूज कर लें। आप कहते हैं तो हम स्टॉक से फर्दर इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप ये अब्बास मिर्जा साहब के जो है दफ्तर से जो है वो चेक कर लें कि वो दे आर ऑन द सेम पेज विद सीडीसी। जी सागर साहब, ये मैं शायद अजीत या अब्बास की टीम से, तो शायद वो आपको आंसर अभी कर देते हैं। जी 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 अजीत, आप यहाँ हैं पे? जी, बिकॉज द नोटिस जो 9th को हुआ था पब्लिश ऑन द वेबसाइट, इट इज गॉटन, वो इफेक्टिव डेट उसकी 10 दिसंबर की उसमें है। तो अजीत, अगर आप मौजूद हैं तो आप अभी या तो क्लैरिफाई कर दें, या फिर हम वी कैन ऑलवेज कम बैक विद एन आंसर। जी आसिफ, नेक्स्ट पे मूव हो जाए ताकि। जी अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे द आंसर व्हिच जो अजीत इज थोड़ी उसको डिफिकल्टी हो रही है ऑडियो के लिए, बट ही जस्ट गेव मी द कंफर्मेशन कि जी इसमें कोई चेंज नहीं है, द फॉर्म इज सेम फॉर द सीडीसी एज वेल एज पीएसएक्स, सो देयर इज नो डिस्पैरिटी, और ये नोटिफाई किया गया है 9th को आई थिंक, एंड इफेक्टिव डेट इज 10th. So I hope it answers your question. EFG हर में से शाहिद कमाल साहब, प्लीज आप अपना क्वेश्चन करें। शाहिद साहब, आर यू देयर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक्चुअली मैंने काफी देर से रेज किया हुआ था, लेकिन मैंने अपना क्वेश्चन इस पे टेक्स्ट भेज दिया था, लेकिन मैं छोटी सी एक क्लैरिटी चाहिए थी। एक तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के हवाले से जो है कि इन केस ऑफ ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग जो है हमें फिजिकल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ, और जो है उसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली
जो क्लाइंट है वो उसको यस कर देगा ऑनलाइन पे ही, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आई एम राइट? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है, मगर इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, वो अच्छा है हम तमाम पार्टिसिपेंट उसको नोट कर लें। नेशनल क्लियरिंग के लिए तो साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर PSX और जो CDC की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कोई खुदा न खास्ता डेथ के केस में या PSX के NDM की रिपोर्टिंग के लिए कस्टमर की सिग्नेचर शुड ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए जो ऑनलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा ब्रोकर्स के पास कि वो जो कस्टमर है अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड वो अटैच कर सकता है और ब्रोकर उसको सिर्फ अपने पास मेंटेन कर लेगा, ताकि जब भी उसको CDC या PSX की किसी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट की जरूरत हो वो ही दे कैन सबमिट टू द। फेयर इनफ, बिल्कुल सही। तो मतलब ये क्लैरिटी सही है जो मेरी ये है कि जो उसमें किसी भी फिजिकल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, जो उसके एनेक्सर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन की, अदर डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे स्कैन पे हमें अपलोड कर देगा कस्टमर। जी ऐसे ही इसमें मेरी रिक्वेस्ट है CDC और PSX के रेगुलेटरी अफेयर से अगर काइंडली अंडरस्टैंडिंग में कोई हो तो काइंडली क्लियर कर दें फर्दर, अगर कोई फर्दर क्लैरिटी की नीड है। जी, इसमें थैंक यू वेरी मच आसिफ, आपने ये पॉइंट रेज किया। जी हाँ, कुछ ऐसे सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कस्टमर के सिग्नेचर्स की मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए यही है कि जो प्रोसेस आप बनाएंगे अपने सर्विस प्रोवाइडर से, उसमें ये फैसिलिटी भी हो कि सिग्नेचर कार्ड जो है उसको कैप्चर किया जा सके, जो जाहिर है आपके भी इस्तेमाल में रहेगा और सब्सिक्वेंटली दूसरे प्रोसेसेस की सपोर्ट में भी कारआमद साबित होगा। और इसी के साथ जुड़ा हुआ आसिफ, अगर आप थोड़ा सा ना आफ्टर इफ he wishes to add that is fine, but आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि टेक्निकल कोई डिटेल्स या ऐसी चीज के लिए हम फर्दर कुछ शेयर करेंगे रिगार्डिंग द APIs। फॉर एग्जांपल कि आज मैं एक ब्रोकर हूं तो मुझे कल से क्या, आई मीन व्हाट शुड आई डू टू इम्प्लीमेंट द ऑनलाइन अकाउंट। थैंक यू। इसमें थैंक यू जवाद। इसमें थोड़ा फर्दर भी कर दूं, इनिशियली हमने तमाम जो टॉप ब्रोकर्स के जो वेंडर्स को तो ऑलरेडी एंगेज किया हुआ है फ्रॉम सिंस लास्ट 1 मंथ, और ऑलमोस्ट सारे ही लोगों को हमने टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो दे दिया था और सब लोगों से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने एंड की नेसेसरी अरेंजमेंट और टेस्टिंग को परफॉर्म कर लें बेस्ड ऑन द NCPL की जो रिक्वायरमेंट है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट 1 से 2 वेंडर्स की टेस्टिंग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, जो कि होपफुली कंप्लीट हो जाएगी। आज के सेशन के बाद कोई ऐसे ब्रोकर जिन्होंने इसके अलावा नेशनल क्लियरिंग ने जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो हमारे सर्कुलर के साथ हमने अटैच भी कर दिया है, लोग हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई ब्रोकर इन पर्सन कस्टमर सपोर्ट से रिक्वेस्ट की तो भी ले सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट उन तमाम ब्रोकर्स से कि जिन लोगों ने अब तक इस ऑप्शन को अप्रोच नहीं किया और वो चाहते हैं तो वो नेशनल क्लियरिंग की टीम से रुजू कर लें, तो उनको सारी असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आशीष सर एक क्वेश्चन और था मेरा। जी प्लीज। जी अच्छा, इसमें ये था कि जो न्यू जो अमेंडेड CRF आपने इंट्रोड्यूस कराया है, इसके अंदर जो मैंने मैच किया जो एग्जिस्टिंग है और जो आपका न्यू है, इसमें से सिर्फ 2-4 टर्म एंड कंडीशन जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर चेंजिंग है, अदरवाइज नथिंग चेंज एक्सेप्ट के आपने उसको एनेक्सर बना दिया है, ऐसा ही है? जी हमाद फैसल फ्रॉम CDC, प्लीज काइंडली आप। ठीक है, तो मेरी उसके अंदर सजेशन सिर्फ ये थी, अगर कंप्लीट कर लूं मैं, मेरी सजेशन ये थी कि अगर ये सिर्फ 2-4 टर्म एंड कंडीशन सिर्फ एडिशंस हुई हैं और कोई मेजर चेंज नहीं है, तो क्या उसको एज एन एडेंडम बनाकर एग्जिस्टिंग फॉर्म के साथ तमाम क्लाइंट को दिया जा सकता है फ्रॉम द डे 1? जी शायद सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमने भी यही प्रपोज किया है कि पुराना फॉर्म आप यूज कर लें और उसके साथ जो डिक्लेरेशन की जो है वो नया प्रिंट आउट निकाल के साथ लगा लें। यही हमने बस प्रपोज किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली यही मैं भी यही चाह रहा था कि क्योंकि हमारी जो भी स्टेशनरीज है, जाहिर सी बात है, अभी रिसेंटली प्रिंट कराए, रिसेंटली अभी 1.5 years हुए, न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आए हुए। ये अलाउ है सर, ये आपको अलाउ है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिटी सर। रिजवान साहब है, वो क्वेश्चन कर लें प्लीज। रिजवान साहब अगर अवेलेबल हैं तो। रिजवान साहब आर यू देयर? जी यस सर, मुझे एक चीज बताइएगा कि ये आपका बड़ा एक अच्छा इनिशिएट है करने ऑनलाइन के ऊपर। ये जब एक बेसिक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा होता है ब्रोकर को इन्वेस्टर,
अच्छा, ब्रोकर नेशनल क्लियरिंग को दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेशनल क्लियरिंग उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ओटीपी जनरेट कर देते हैं। इसमें मुझे ये कंसर्न है क्योंकि कंप्लायंस तो हमारी ब्रोकर एंड के ऊपर है सारी आ रही, ठीक है। इसमें एक कंसर्न ये है कि अब जब वो इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन नेशनल क्लियरिंग को दे रहा है, तो नेशनल क्लियरिंग का ओटीपी जनरेट करते हुए वो जो वेरिफिकेशन है ब्रोकर के साथ शेयर करता है, क्योंकि जैसे अब एक इनिशियल आ जाती है इंफॉर्मेशन, वो हमारे एंड के ऊपर पहले उसको जैसे प्रोस्क्राइब पर्संस की हम लोगों ने देखनी होती है कि वो हमारे एंड के ऊपर हमने उसको पहले वेरीफाई करना है कि ये प्रोस्क्राइब पर्सन के अंदर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा बंदा, कि एक्चुअली नेशनल क्लियरिंग भी ये चीज करके हमें वेरीफाई करता है, शेयर करता है इस चीज को। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि केवाईसी के अंदर जब चेंज आएगी तो तब वो किस तरह करेंगे, इसको ऑनलाइन वाले क्लाइंट को कैसे हैंडल करेंगे? थैंक यू रिजवान साहब। आपका पहला क्वेश्चन कहते थे कि प्रोस्क्राइब पर्सन की आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेलिवेंट आपकी सिक्योरिटीज ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो ये ऑलवेज रिजाइड विद द ब्रोकर। हाँ, नेशनल क्लियरिंग अपने एंड पे डेफिनेटली ये चेक जरूर करता है कि अगर यूआईन इशुएंस का जो स्कैनिंग करके वो देखता भी है, और ऑब्वियसली अगर कोई उसमें पाया मतलब आइडेंटिफाई हुआ है तो वो एससीसीपी या उनसे शेयर भी करता है, मगर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की है। और नए सिस्टम के मुताबिक भी देयर इज नो चेंज इन सच मैकेनिज्म कि जिस तरह अकाउंट ओपनिंग के लिए इनिशियल ऑनलाइन के थ्रू हो या नॉर्मल अकाउंट के थ्रू, वो कस्टमर की इनिशियल सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर के थ्रू ही आगे नेशनल क्लियरिंग को पास हो रही है। आसिफ, मेरा कहने if I may interrupt, हेलो जी आसिफ, अजीत कुछ कहना चाह रहे हैं फ्रॉम आरएडी, इफ यू कैन प्लीज ओपन द राइट्स फॉर हिम। हेलो, हाँ जी सर, मेरा एक्चुअली आपसे ये था कि ये जो ओटीपी जनरेट करने से पहले आपकी वेरिफिकेशन हमारे साथ शेयर होती है, होगी कि नहीं होगी उसके अंदर? इनिशियली नहीं होती। फर्स्ट टाइम जब ब्रोकर के पास आएंगे इनिशियली तो आप रिक्वेस्ट करेंगे ना बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें सीएनआईसी होगा, सेल नंबर होगा और नाम होगा, उसका रेजिडेंट स्टेटस होगा। वंस जब ये पहली मर्तबा इन्फॉर्मेशन नेशनल क्लियरिंग के पास जब आएंगी, उस वक्त नेशनल क्लियरिंग इसको मेक श्योर करता है कि आया वो कोई बैंड एंटिटी में या जो नेक्टा की लिस्ट है उसमें तो उसका नाम नहीं है, फिर उसको अकॉर्डिंगली अप्रूव करता है। अच्छा, यानी कि आप डायरेक्टली अपने हमारे इन्वेस्टर को ओटीपी जनरेट कर देंगे, वेरिफिकेशन की शेयरिंग नहीं करेंगे आप ब्रोकर के साथ? ब्रोकर्स को इसका स्टेटस पता चल रहा होगा, जिस तरह हमने ये, चाहे वो ऑनलाइन हो या नॉर्मल अकाउंट हो, ऑनलाइन के थ्रू भी वन जब कस्टमर को ओटीपी जाएगा, उसके बाद कस्टमर वो ओटीपी ब्रोकर की वेबसाइट के थ्रू ही इंटर करके रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। और नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग में जो है वो सेम तरीका है कि वो कस्टमर अपने ब्रोकर्स को उसका ओटीपी इन्फॉर्म कर रहा होगा और ब्रोकर उसकी रिमेनिंग सीआरएफ और केवाईसी की इंफॉर्मेशन को सिस्टम के थ्रू नेशनल क्लियरिंग के प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, और नेशनल क्लियरिंग ही आगे सीडीसी को फॉरवर्ड कर रहा होगा सारी इंफॉर्मेशन आफ्टर वेरिफिकेशन? जी जी, आज भी ऐसा ही होता है सब अकाउंट खोलने के लिए, उस पूरे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में सेम है। ठीक, थैंक यू रिजवान साहब। अजीत को प्लीज। जी अजीत, आप प्लीज क्वेश्चन करने, आपका माइक जो है वो म्यूट है। अजीत का माइक जरा खोलिएगा आसिफ। अजीत फ्रॉम आरएडी। नहीं, अजीत यहाँ से अदनान इकबाल साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी प्लीज। क्या नए हर दफा नए फॉर्म आ जाते हैं यार, ये हर दो साल बाद 3 साल बाद नए फॉर्म आ जाते हैं। नहीं कि जब मैंने अपना अकाउंट खुला है आज तक उन्होंने ना तो मुझसे कोई केवाईसी पूछी, ना कोई, सिर्फ एनआईसी अपडेशन और सिर्फ बायोमेट्रिक। इसके अलावा आज तक मुझे इससे, मैंने 20 से 25 साल हो गए वहाँ पर अकाउंट खुला है एमसीयू में, आज तक मुझे इससे कोई डिटेल नहीं दी।
यहाँ सीधी इसमें स्टॉक एक्सचेंज में हर 2-3 साल बाद नया फॉर्म आ जाता है, तो क्या हो गया इसकी यार? काइंडली सर पीएसए से सीडीसी थोड़ा सा इसको प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। गनी का क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई नई रेजिम आती है तो ऑब्वियसली फॉर्म्स की हमेशा जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे। आई अंडरस्टैंड कि वैसे इस बार गनी जो चेंज है उसमें ऐसा नहीं है कि पुराने कस्टमर के फॉर्म को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर सीडीसी या पीएसए थोड़ा सा देखिए ये जो फॉर्म की चेंज की अभी रिसेंट आप बात कर रहे हैं, बेसिकली ये काफी मार्केट की तरफ से फीडबैक हमें मिल रहा था और एसईसी की तरफ से भी था कि बहुत ज्यादा सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं। मैं पर्टिकुलरली करंट जो चेंज है इसकी बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, हर पेज पे साइन चाहिए होता है, तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया था कि टर्म्स एंड कंडीशन को हम इनेक्जर का पार्ट बना दें और इसकी वजह से हर पेज पे साइन की रिक्वायरमेंट जो कि 3-4 पेजेस की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो कस्टमर को हैसल ना हो कि ज्यादा साइन सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अभी जो चेंज किया गया है वो सिर्फ ये चेंज है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को एनेक्जर बना दिया गया है और उसके लिए हर पेज पे साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी चीजें मार्केट फीडबैक पे और थोड़ा सा हैसल फ्री प्रोसेस को बनाने के लिए किया गया है। और जहां तक बात एग्जिस्टिंग फॉर्म्स की, वो हम क्लैरिफाई कर चुके हैं कि आप एग्जिस्टिंग स्टेशनरी यूज कर सकते हैं, सिर्फ अंडरटेकिंग का फॉर्म्स का पेज साइन करा के आप जब तक आपके पास एक्जिस्टिंग स्टॉक है वो यूज करें और उसके बाद फिर चेंज करना है। तो सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ ज़्यादा मार्केट फीडबैक पे बेस करता है और वो हैसल फ्री प्रोसेस की वजह से ही किया गया है। थैंक यू। मुझसे क्वेश्चन ले लेते हैं स्पेक्ट्रम से, प्लीज अगर कोई है तो। एनीवन फ्रॉम स्पेक्ट्रम सेक्रेटरीज? शहजाद कमर साहब काइंडली। शहजाद कमर साहब, ये स्पेक्ट्रम से कोई क्वेश्चन? CDC, hello. My question is for CDC. क्या मेरा एक RD अकाउंट है मीजान बैंक के साथ, ओके? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें प्लीज। जी देखिए, मेरा RD अकाउंट अभी हमने खोला था मीजान बैंक के साथ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आई कैन नॉट डू ट्रांजैक्शंस फॉर KMI 100, ठीक है ना, ऑल शेयर्स का मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो क्या मैं सेम RD अकाउंट के साथ में मैं जैसे UBL या XYZ जो भी बैंक है पाक कराची में, वहाँ पे नया अकाउंट खोल के सेम RD अकाउंट के क्लब कर सकता हूँ उस पे और वहाँ से ट्रेडिंग कर सकता हूँ? जी शहजाद, आप थोड़ा सा किस ब्रोकरेज हाउस से, प्लीज आप थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दें। मेरा ब्रोकरेज, हेलो मेरा ब्रोकरेज हाउस है जी, आजी वाले हैं, SG या आई डोंट नो। आप ऐसा इन्वेस्टर, आपका सवाल है, आप ऐसा इन्वेस्टर है? आसिफ, सॉरी, मेरे ख्याल से आज तो हम ऑनलाइन करें, ये आप हमें ना डायरेक्ट CDC के कॉल कर ले तो विल टेक केयर ऑफ यू प्लीज। जो मेरा क्वेश्चन, यू आर टॉकिंग टू मी सर? जी, आज का जो भी नेशनल क्लियरिंग सेशन कर रहा है, इट्स नॉट रिलेटेड टू RDA, तो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस और हैं जो आज के सेशंस के, तो आप CDC में या मुझे कॉल कर लें या फारूक भट्ट, अब्दुल बासित कोठारी बात कर रहा हूँ, सेपरेटली। क्या नाम है सर आपका? मेरी बारी है तो माइक ही नहीं चला। हेलो, मेरी बारी है तो माइक अब्दुल बासित बात कर रहा हूं, अब्दुल बासित। आसिफ, हेलो जी, हेलो जी स्पेक्ट्रम से प्लीज आप। जी स्पेक्ट्रम से सर, मैं सही दर्ज कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम से। सर मुझे एक चीज, एक सजेशन थी कि आप लोगों ने ब्रोकरेज हाउस को सारी की सारी ऑनलाइन फैसिलिटेशन अकाउंट की ओपनिंग, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की जो फैसिलिटेशन दी, बहुत अच्छी बात है। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अगर नेशनल क्लियरिंग की साइट के ऊपर ही ये सारी अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर होता और वहां से ब्रोकर को पास ऑन होता सारा का सारा डेटा, जैसे कि अभी नया रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए हो रहा है, तो हर ब्रोकरेज हाउस को वो अपनी वेबसाइट पे उसको काम करवा
करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं करना पड़ता, और हर ब्रोकरेज हाउस जो अपनी वेबसाइट नहीं करवा सकता उसको भी ये फैसिलिटेशन मिल जाती। नया रोशन डिजिटल में भी तो अभी हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, अभी नेशनल क्लियरिंग के थ्रू ही आते हैं, सीडीसी के थ्रू आते हैं। तो क्या ये ज्यादा बेटर नहीं था कि आप नेशनल क्लियरिंग के साइट के ऊपर एक फॉर्म बना दिया जाए, वहां क्लाइंट अपना सारा डेटा डाले, वहां से सारी चीजें वेरीफाई होके उसका सारा डेटा हमें फिर हमारी नेशनल क्लियरिंग के सिस्टम पे मिल जाए, या कोई और सिस्टम लगे उसके जरिए हमें मिल जाए। थैंक यू एक्चुअली इनिशियल जिस ये एडवाइजरी कमेटी में ये मैटर बड़ा डेलिब्रेट हुआ था और इनिशियल प्रपोजल यही था, मगर इसमें जो सब्सिक्वेंटली ऑब्वियसली ब्रोकर्स की भी नॉमिनेशन थी उस कमेटी में, और वहां पे इस तरह कंक्लूड हुआ था कि ये इंटरफेस ब्रोकर की वेबसाइट के थ्रू ही अवेलेबल किया जाए टू देयर कस्टमर। मगर हम आप इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, और इन फ्यूचर में अगर इसमें लगता है कोई पॉसिबल तो उनको डेफिनेटली वी विल इसको हम देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं आसिफ, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस। जी सर। बेसिकली देखें, जो आपका सजेशन है ना, वो टेक्नोलॉजी वाइज तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की है तो इसमें लीगल इशू है, बिकॉज वो जो इन्वेस्टर है वो आपका क्लाइंट है। सो वो बेसिकली आपके थ्रू ही उसको अप्रोच किया जाएगा, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम डायरेक्ट इन्वेस्टर से नहीं ले सकते, बिकॉज वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी PSX, NCCPL और CDC की हो जाती है। अप्रूवल साइट, वो जो भी इंफॉर्मेशन है सर अप्रूवल साइट हमें दे दी जाए, भले से हम उसकी इनहाउस KYC कर लेंगे। आप हमें वहां से फॉर्म्स वगैरह, आप ये देखेंगे हर ब्रोकरेज हाउस को अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरे काम करवाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी हैं जो ये अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटेशन लेना चाहेंगे, लेकिन शायद वो अभी नहीं करवा सकते अपनी वेबसाइट को अपडेट। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा आप वहां से अगर नेशनल क्लियरिंग एक साइड कर दे, वहां पर आप पूरी लिस्ट दे दे जो भी ब्रोकर 500+ ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वहां से वो कस्टमर सपोर्ट करेगा, वो टैग करेगा मैं जो किस ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करना है, वो वहां से टैग करेगा, डेटा हमारे पास आ जाए, हम उसकी इनहाउस KYC करेंगे, अपने पास से ईमेल पे करें, रिकॉर्डिंग पे करें, किसी से भी करें, और उसका अप्रूवल का ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए कि जी अब हम मुतमईन है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, चलें, ये आपका पॉइंट वैलिड है। We will discuss it on this point and then come back to you. हाँ, बस इसमें सिर्फ लुकमान साहब आपकी इजाजत से एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि ये अग्रीमेंट इवेंचुअली ब्रोकर और कस्टमर के दरमियान है, तो इसकी इनिशिएशन जैसे लुकमान साहब ने वजाहत की कि वो आप ही के हाथ से होनी है। और देखिए इसमें आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड करना चाहें या ना करना चाहें, तो इनिशिएशन इसलिए जो है वो ब्रोकर साइड के ऊपर इसको किया गया। और जैसे आसिफ ने कहा, ये डेलिब्रेट हुआ था हमारे उस सब कमेटी के पैनल पे, एंड यू नो ऑल दीज प्रोस एंड कॉन्स वर डिस्कस्ड इन देयर। थैंक यू। आरिफ हबीब से क्वेश्चन ले लेते हैं। आरिफ हबीब से। आरिफ हबीब से कोई अवेलेबल हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, हमें क्वेश्चन ये करना था कि एक जो क्लाइंट है उसने एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवा लिया, नेक्स्ट अकाउंट अगर वो किसी और ब्रोकर के पास खुलवाना चाहता है तो उसको एक यूकेन टैगिंग लेटर हमें साइन करके देना होता है। तो क्या ये अगर वो दूसरे ब्रोकर के पास जाता है अकाउंट खुलवाने, तो क्या उसका हम OTP दोबारा करना पड़ेगा जैसे हम अभी बायोमेट्रिक भी करते हैं उसी क्लाइंट का? जी वो बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि रिलेशनशिप विद द न्यू ब्रोकर ऑब्वियसली उसके लिए OTP बिल्कुल दरकार होगा। और जिस तरह आज वही बायोमेट्रिक के बगैर, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक रिप्लेस विद OTP, तो प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही, बस OTP के थ्रू वो बिल्कुल टैग कर सकते। ओके, उसके बाद एक NCCPL को उसको यूकेन कंफर्मेशन लेटर साइन करके NCCPL को सबमिट करना होता है, तो वो भी क्या उसे उस टाइम भी करना पड़ेगा जैसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए होता है, जो कि नाइकॉप कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनकी बायोमेट्रिक नहीं होती, तो यूकेन कंफर्मेशन लेटर उन्हें साइन करके देना होता है NCCPL को। तो क्या उन्हें अब इस नई न्यू रिजीम में भी ये चीज प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? जी एग्जैक्टली, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, जो ऑथोराइजेशन लेटर है ना उसकी कोई चेंज नहीं है। हाँ, उनको एक SMS अलर्ट जरूर जाएगा या उनके ईमेल पे अलर्ट जरूर जाएगी कि उनका यूकेन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और वो जस्ट एक सिंपली एक्नॉलेज कर दे। अस्सलाम वालेकुम, आसिफ अकबर बोल रहा हूँ। जी जी अकबर। अच्छा, मेरे सवाल कुछ ऑपरेशन के हवाले से ये थे कि ये आपने सेंट्रल पोर्टल के ऊपर इसको लॉक कर दिया है,
और केवाईसी और सब अकाउंट की पोस्टिंग जो है वो ब्रोकर के हाथ में है, तो इसको क्यों ऑटो नहीं हो सकता ये, नंबर 1। और नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि जो अगर मैं किसी क्लाइंट की 3 चीजें आईडी कार्ड, आईबीएन एंड मोबाइल नंबर लेके आता हूँ, तो जरूरी नहीं कि 1 टाइम के अंदर मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाए, तो क्या वो अगर दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो वो तीनों चार्जेस दोबारा लगेंगे? ये 2 क्वेश्चन मेरे थे। आपका पहला क्वेश्चन के जिस तरह सीआरएफ के थ्रू ये चीजें आ रही हैं, तो और आज आपको मैनुअली सीडीसी में जाके एटलीस्ट उसको पोस्ट करना पड़ता है, तो मेरी सीडीसी से रिक्वेस्ट है उस पर थोड़ा सा बासित या थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। जी अकबर, सलाम अलैकुम। अच्छा, इस पे जो आप ये कह रहे हैं सीडीसी साइट पे हमने वैसे ही बहुत सिंपल प्रोसेस कर दिया था ओवरऑल के सिर्फ आपको एक यूआईएन नंबर एंटर करना है एंड देन सेव एंड पोस्ट। उसके अलावा कोई भी फर्दर डिटेल्स, क्योंकि वो सारी जो आप पोर्टल से ले रहे हैं वो नेशनल क्लियरिंग के थ्रू हमारे सिस्टम में आ जाती है, तो उसमें हमने पहले भी ये इवेलुएट करा था इसका, क्योंकि सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है और उसका रिस्क है, तो इसलिए हमने इसको अभी ऑटो स्टेज पे नहीं करा है। लेकिन आपका पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, फर्दर ये हम तीनों एसआरओ इस पर डेलिब्रेट करके कुछ होगा तो वो फिर इसको प्रेजेंट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आसिफ भाई, दूसरे क्वेश्चन का जवाब प्लीज। थोड़ा सा अकबर प्लीज रिपीट कर दें क्वेश्चन दोबारा प्लीज। बेसिकली इसके ऊपर जो आपके आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर और आईबीएन के चार्जेस आप कुछ इसमें आपने लिखे थे, तो अगर फर्ज करें कि एक क्लाइंट मेरे पास आता है तो जरूरी नहीं कि मेरा फर्स्ट टाइम के अंदर उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए, हो सकता है वो गलत नंबर दे हमें, मतलब वो उसके नाम का ना हो, तो आप उसको वेरीफाई करने जाते हैं। जब हम उसके पास तो 1 टाइम अगर हम चीजें आपके पास फॉरवर्ड करेंगे तो उसकी चार्जेस हमें यकीनन उसके पे ऑफ करने पड़ेंगे। जी अकबर, आज भी ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सेल नंबर 2 भी दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त तो सिस्टम को नहीं पता, इन एनी केस वो मोबाइल पीएमडी के पास वेरिफिकेशन जाता है, अगर वो बैड अटेम्प्ट पे आज भी चार्ज होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं है, आज भी बैड अटेम्प्ट पे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं और ब्रोकर पे कर रहे हैं, तो इस नई रिजिम में भी उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर कोई इनवैलिड या गलत नंबर होगा, वो पीएमडी से अगर वेरिफिकेशन में वो ओके रिजेक्ट हुआ तो उसकी कॉस्ट लग जाती है और आज भी ब्रोकर के पास होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई एडिशनल वो नहीं है, सेम वही है। मोबाइल नंबर नहीं मिलता उसका, तो वो 2 जो आईबीएन चार्जेस और आप जो आईडी कार्ड के लिए नादरा से वो कर रहे हैं, तो वो चार्जेस भी दोबारा लगेंगे? नहीं, वो दोबारा नहीं लगेंगे, वो तो एक बार जो वेरीफाई हो गए ना, सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट में तो सिर्फ और सिर्फ सेल नंबर जो आपने करेक्ट सेल नंबर दिया वो ही वेरीफाई हो गया, तो सिर्फ एक्स्ट्रा उसके 2 होंगे, बाकी वेरिसिस और आईबीएन का तो एक ही चार्जेस है। अच्छा, एक सवाल इससे और मेरा बनता है ये कि अगर आप इस नई रिजिम के अंदर आ रहे हैं तो यकीनन आपके पास मोबाइल नंबर और सारी चीजें जो है वो आपके पास वेरिफिकेशन के अंदर आ गई हैं, तो एक ब्रोकर के पास अगर वो अकाउंट खुल चुका है उसी मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड या आईबीएन के ऊपर, तो वो दोबारा दूसरे ब्रोकर के पास बेशक वो करे, लेकिन क्या उसके चार्जेस होने चाहिए दोबारा? दोबारा भी उसमें भी नहीं होंगे जो बेसिक वेरिफिकेशन के। फॉर एग्जांपल उसमें आज के मैकेनिज्म ही वैसा ही है कि वो जब वही कस्टमर ब्रोकर 2 के पास जाएगा तो दे सिंपली नीड टू प्रोवाइड यूकेन नंबर की बेसिस पे उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन सेम है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, द प्रोसेस विल रिमेन सेम। नहीं, अगर आप तो ये कह रहे हैं ना कि यूकेन के बाद वो बायोमेट्रिक के लिए हमें ओपीटी के ऊपर जाना पड़ेगा ना? नहीं, वो आज होता क्या है कि बायोमेट्रिक रिप्लेस विद ओटीपी, तो आज भी अगर कोई कस्टमर ब्रोकर 2 के पास जाता है तो पहले बायोमेट्रिक देने के बाद उसको सिर्फ टैगिंग करता है और दैट्स इट ना। यहाँ पे बायोमेट्रिक रिप्लेस विद ओटीपी, जैसे ही ब्रोकर की रिक्वेस्ट होगी उस कस्टमर की, उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं है तो नेशनल क्लियरिंग की तरफ से उसको एक ओटीपी सिर्फ मैसेज भेजा जाएगा, नंबर तो उसका वेरीफाइड हो चुका है ना, और अगर कोई चेंज भी नहीं है तो सिर्फ एक एसएमएस भेजा जाएगा उसको, जिसकी बेसिस पे वो एक्नॉलेज कर देगा, इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट और चार्जेस नहीं है। थैंक यू। टाइम में ख्याल में बहुत ज्यादा है, आपके ये हारिस हनीफ साहब से क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लास्ट 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद ऑब्वियसली नेशनल क्लियरिंग की टीम सीडीसी स्टॉक एक्सचेंज ऑलवेज अवेलेबल है, वेदर कोई भी कस्टमर चाहे राइटिंग में या इन पर्सन एनी जाके कर सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ओटीपी जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम क्लाइंट कोड जैसे यूआईएन क्रिएट करेंगे, तो उसका क्या टाइमलाइन होगा? वो आप लोग का पोर्टल पे अपडेट होगा और हम फिर उसका यूआईएन चलाएंगे, तो उसका थोड़ा सा ये प्रोसीजर बता देना, वो किस तरह से होगा? अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर टैग होगा सब अकाउंट में, तो उसका थोड़ा सा वो गाइडलाइन दे दें।
देखिए ऑनलाइन के लिए ये है, जैसे ही वो बेसिक इन्फॉर्मेशन OTP के थ्रू वैलिडेट हो गई, उसके बाद वो कस्टमर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन जो सब अकाउंट और सेंट्रल पोर्टल की है वो प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी, उनका सब अकाउंट का प्रोसेस जिस तरह आज खुलता है वो वैसे ही खुल जाएगा, और इमीडिएटली वो क्लाइंट कोड खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जहाँ नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग, उसमें भी सिमिलर प्रोसेस है कि वंस OTP की कंफर्मेशन के बाद वो सब अकाउंट और CP की इंफॉर्मेशन के थ्रू अकाउंट को टैग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेहदी साहब से क्वेश्चन ले लेते हैं। अली मेहदी साहब, सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अली बात कर रहा हूँ कैटलिस्ट से। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि अभी तक जितने हमारे डॉक्यूमेंटेशन हुई है, बातें हुई हैं, उसमें ये लिखा हुआ था कि साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में भी एक बात हुई थी, PSX से हुई थी, अब मुझे मिस कर दिया किससे हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो साइन करके और उसको अपने पास स्कैन करके रखें ब्रोकर। तो ये जरा थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे आपके साइन की जरूरत है या नहीं है? जी, इसमें वजाहत ये की गई थी कि सिग्नेचर की ऑनबोर्डिंग के लिए तो ज़रूरत बाकी नहीं रही, लेकिन कुछ और सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक आई थिंक डिलीवरी ऑर्डर जो साइन करना होता है CDC का, उसके लिए सिग्नेचर्स वेरिफिकेशन चाहिए होती है। NDM की कुछ ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने के लिए भी आपको सिग्नेचर्स क्लाइंट के जो हैं वो देना होते हैं। तो इन प्रोसेसेस के लिए इट इज रिकमेंडेड टू कीप अ स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ अ कस्टमर, सो दैट आप जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं उनको भी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। ओके, इट मींस कि सिर्फ इनको जो है वो वेरिफिकेशन के लिए अपने पास उसकी स्कैन कार्ड कॉपी जैसे बैंक रखता है, उस तरह से इनको रखना है। जी हाँ, इट इज रिकमेंडेड। थैंक यू। अब्दुल हादी खानानी से क्वेश्चन ले लेते हैं प्लीज। जी अब्दुल हादी खानानी साहब। अदनान इकबाल से ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अदनान इकबाल साहब अवेलेबल हैं? आफ्ताब वजीद साहब से ले लेते क्वेश्चन। सिदार कैपिटल से क्वेश्चन अगर कोई अवेलेबल है तो प्लीज। मेरे ख्याल में लुकमान साहब, मेरे ख्याल में अब हम आज के सेशन को रैप अप करते हैं। बाकी क्वेश्चंस से जो भी होंगे तो ऑलवेज तीनों SROs की टीम इज देयर, तो इंशाल्लाह यू कैन राइट अस और इन पर्सन, जिस तरह आप चाहें। तो इंशाल्लाह इसकी हम टारगेट कर रहे हैं 15 जनवरी को। तो आपको अपनी कन्वीनियंस से हमें जो भी कंसर्न या फीडबैक हो तो हमसे शेयर कर लें। ये लुकमान साहब, आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, एंड आई थिंक आई एम फाइन विद दैट। थैंक यू। CDC से काइंडली अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो ऑब्वियसली कुछ प्रश्न में होता, तो अगर कोई हमाद या समद साहब आप प्लीज कोई ऐड करना चाहें। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहा सेशन आज का, और काफ़ी क्वेश्चंस भी हमारे पास आए। तो आई थिंक, और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि इसके बाद भी हम अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चंस अगर हम आंसर नहीं कर सकें तो वो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन जी। बहुत शुक्रिया आसिफ। जस्ट एक फाइनल नोट यही कहूँगा कि ये एक दरीना एक थी रिक्वायरमेंट जो आज माशाल्लाह से ये कंप्लीट हो रही है। तो नाउ वी एक्सपेक्ट ऑल आवर ट्रैक होल्डर्स टू अपनी टेक्नोलॉजी साइड को इम्प्रूव कीजिए और क्लाइंट बेस बढ़ाने में हम सब की रहनुमाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लुकमान साहब एंड CDC फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। थैंक यू जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज जी।